जो अभी स्टार्ट होता है आपका बोहर मॉडल 1913 में दिया गया ये मॉडल। इस मॉडल के अकॉर्डिंग ये मॉडल सोलर सिस्टम के इक्विवेलेंट मॉडल माना जाता है। बोहर ने इसमें कुछ पोस्टुलेट्स दिए, जिसमें कि पहला पोस्टुलेट था कंसेप्ट ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट का, यानी कि जिन ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से चारों तरफ चक्कर काटता है उन ऑर्बिट्स की एनर्जी बिल्कुल फिक्स होती है। ऑर्बिट को नाम दिया जाता है शेल, रिप्रेजेंट करते हैं KL MN से, और नंबर्स ऑर्बिट के रिप्रेजेंट किए जाते हैं 1 2 3 4 से। ये जो स्मॉल n है, ये स्मॉल n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहलाता है, जो कि मैं आपको डिटेल बताऊंगा इसका क्वांटम नंबर्स के अंदर। यानी कि पहले कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हर ऑर्बिट की एनर्जी बिल्कुल फिक्स होती है, यानी कि जब तक इलेक्ट्रॉन किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में चक्कर काटेगा वो उस ऑर्बिट में से ना तो एनर्जी को देगा ना बाहर से लेगा। जो पहला ऑर्बिट होता है उसे ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, या उसे कभी कभी बोहर ऑर्बिट भी बोल देते हैं। तो ये था बोहर का पहला पोस्टुलेट। अब आता है आपके पास बोहर का दूसरा पोस्टुलेट। दूसरा जो पोस्टुलेट है वो है कंसेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जिसका मतलब है कि एटम के अंदर ऑर्बिट्स काफ़ी सारे होते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिट्स के अंदर चक्कर नहीं काटता है। ऑर्बिट्स काफ़ी सारे होते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन सभी ऑर्बिट्स के अंदर चक्कर नहीं काटता है। इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में चक्कर काटता है जिन ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम यानी कि MVR h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। इलेक्ट्रॉन्स केवल उन्हीं ऑर्बिट में चक्कर काटता है जिन ऑर्बिट्स का एंगुलर मोमेंटम h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। अब क्वांटाइजेशन के अंदर जो n है वो n का मतलब है ऑर्बिट का नंबर। अगर इलेक्ट्रॉन को पहले ऑर्बिट में चक्कर काटना है तो उसका मोमेंटम मिनिमम जो होना चाहिए वो h/2π के इक्वल होना चाहिए। सेकेंड ऑर्बिट के लिए 2h/2π, ठीक है, एंड सो ऑन फॉर थर्ड ऑर्बिट। यानी कि हर ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम बिल्कुल फिक्स होता है और h/2π का वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है। तीसरी कंडीशन है फ्रिक्वेंसी कंडीशन, जो कि ये कहता है कि एनर्जी का जो चेंज आता है वो तब आता है जब इलेक्ट्रॉन दो ऑर्बिट के बीच में ट्रांजिशन करता है। दो ऑर्बिट के बीच में जैसे ही इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो एनर्जी में चेंज आएगा। जब लोअर से हायर में जाएगा तो बाहर से एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और जब हायर से लोअर में आएगा तो अपने में से एनर्जी को एमिट करेगा। जो भी एनर्जी का चेंज होगा ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की तरफ जाने में, वो एनर्जी के चेंज की वैल्यू लाइट के अंदर एमिट होगी। उस लाइट की अपनी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी, लैम्डा से रिप्रेजेंट करेंगे वेवलेंथ को। तो एनर्जी के चेंज के लिए जो वैल्यू आती है वो आती है दोनों ऑर्बिट के एनर्जी के डिफरेंस के इक्वल, जिसकी वैल्यू होती है c/λ। और ये एनर्जी का चेंज इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना हो तो 12400/λ आर्मस्ट्रांग लगा दीजिए तो एनर्जी का चेंज आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। तो ये था आपके पास कंसेप्ट। बोहर ने दिए 3 कंसेप्ट। पहला कंसेप्ट ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट, दूसरा क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और तीसरा फ्रिक्वेंसी कंडीशन। तो ये थे बोहर के आपके टोटल 3 पोस्टुलेट्स। इन 3 पोस्टुलेट्स के बिहाफ पर बोहर ने कुछ कैलकुलेशंस निकाली। बोहर की सारी कैलकुलेशंस के अंदर जैसे कि nth ऑर्बिट का रेडियस, nth ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, nth ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी, nth ऑर्बिट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी, nth ऑर्बिट के अंदर टोटल एनर्जी, ये सारी कैलकुलेशंस जो निकाली जाती हैं वो इन पोस्टुलेट्स की हेल्प से निकाली जाती हैं। तो हम करने जा रहे हैं कैलकुलेशंस के अंदर। कैलकुलेशंस के अंदर सबसे पहला मैंने कैलकुलेट किया nth ऑर्बिट की रेडियस को। तो इन पोस्टुलेट्स की मदद से जब nth ऑर्बिट की रेडियस निकाली जाती है तो nth ऑर्बिट की रेडियस कैलकुलेट होकर के जनरल फॉर्मूला आता है 0.53 × n²/z। ये रेडियस आती है एमस्ट्रॉन्ग के अंदर। हाइड्रोजन एटम के लिए बात करोगे, फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस को निकालोगे तो z की वैल्यू 1 पुट कर लोगे, ठीक। तो वैल्यू आ गई 0.53 एमस्ट्रॉन्ग फर्स्ट ऑर्बिट के लिए। सेकंड के लिए आ गया 0.53 × 2 का स्क्वायर, थर्ड के लिए आ गया 0.53 × 3 का स्क्वायर। ये आ गया ऑर्बिट्स की रेडियस का रेशियो। अब अगर मान लो क्वेश्चन में कहता है कि फर्स्ट और सेकंड ऑर्बिट का रेडियस का रेशियो निकालो, तो r1 की वैल्यू को r2 से डिवाइड कर दोगे तो वैल्यू कितनी आ गई 1/4। यानी कि सेकंड ऑर्बिट की जो रेडियस है वो फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस की कितनी हो गई 4 टाइम्स। कुल मिलाकर के r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका जा रहा है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग n² के। सेकंड आता है आपके पास वेलोसिटी। nth ऑर्बिट के अंदर मुझे इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकालनी है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला सोलर सिस्टम के इक्विवेलेंट मॉडल है। तो मरकरी की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा हुई, और जैसे जैसे प्लैनेट दूर होता जाएगा सन से उसकी घूमने की वेलोसिटी कम होती जाएगी। सेम इलेक्ट्रॉन पर है,
ठीक, जैसे कि मरकरी की वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है, तो मरकरी 88 डेज़ के अंदर रोटेशन सन के अबाउट कंप्लीट करता है, और प्लूटो लगभग 248 ईयर से ले लिया करता था, जो कि दूर होता है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा वैसे वैसे उसके घूमने की वेलोसिटी कम होती जाएगी, टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा। nth ऑर्बिट के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी आती है ये लगभग आती है 2.16 इंटू 10⁻6 इंटू एन स्क्वायर अपॉन इंटू जेड अपॉन एन स्क्वायर जेड अपॉन एन। ठीक, यानी वेलोसिटी इन्वर्स हो गया n के, ऑर्बिट का नंबर बढ़ेगा तो घूमने की वेलोसिटी कम होती जाएगी। पर्टिकुलर हाइड्रोजन एटम के लिए आप बात करोगे और पहले ऑर्बिट के अंदर रेडियस निकालोगे तो z की वैल्यू 1 और n की वैल्यू 1 करते ही 2.16 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी लाइट की स्पीड से अगर आप कंपेयर करो तो लगभग लाइट की स्पीड जो हुआ है 3 इंटू 10⁸ उसका 1/137 टाइम्स होती है पहले ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि पहले ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी लगभग लाइट की स्पीड की 1/137 टाइम्स। ऐसे ही बाकी सारे ऑर्बिट्स में आप निकाल सकते हैं। सेकंड कैलकुलेशन, थर्ड कैलकुलेशन आती है आपके पास काइनेटिक एनर्जी, जनरल फॉर्मूला है 12 mv²। इसमें आपको v का स्क्वायर करना है और v आपने जो निकाला है वो ऊपर निकाला हुआ है, उसको उठा करके आप इसमें रख दीजिए क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जूल में कैलकुलेट होगी और आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ऐसे निकालने जाएंगे। तो इस डाटा को आप डिवाइड कर दीजिए 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। तो जैसे ही आप ऐसा करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट होकर के जो आती है वो आती है आपके पास प्लस का 13.6 अपॉन एन स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। ये आती है निकल करके आपके पास काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर प्लस का 13.6 अपॉन एन स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर। हाइड्रोजन एटम के लिए अगर पहले ऑर्बिट के अंदर काइनेटिक एनर्जी आप कैलकुलेट करते हैं Z1 N1 करके तो वैल्यू आती है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सेकेंड ऑर्बिट के अंदर आती है प्लस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और थर्ड ऑर्बिट के अंदर प्लस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फोर्थ ऑर्बिट के अंदर प्लस का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पहले 4 ऑर्बिट की काइनेटिक एनर्जी का डाटा याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन निकालने में इजी रहता है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ ऑर्बिट की काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट होकर के आ गई। अब आपने निकाला पोटेंशियल एनर्जी, यू से रिप्रेजेंट करते हैं पोटेंशियल एनर्जी को। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए एक सिंपल बात याद कर लो, पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू काइनेटिक एनर्जी का ट्वाइस होती है नेगेटिव के अंदर। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू काइनेटिक एनर्जी का ट्वाइस होती है नेगेटिव के अंदर। तो ये जो K1 K2 K3 K4 निकाला है इन सभी का आप क्या कर दो, डबल कर दो, तो आपके पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट की पोटेंशियल एनर्जीज आ जाएंगी। अब आपको निकालनी है टोटल एनर्जी nth ऑर्बिट के अंदर। तो टोटल एनर्जी nth ऑर्बिट के अंदर निकालने के लिए काइनेटिक और पोटेंशियल का आप सम करोगे और ये काइनेटिक और पोटेंशियल का जो सम आएगा ना ये आएगा नेगेटिव। नेगेटिव साइन का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाउंड है। किसकी वजह से? अट्रैक्शन की वजह से, क्योंकि न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज है? नेगेटिव। इसलिए टोटल एनर्जी की जो वैल्यू आती है वो नेगेटिव आती है। कैलकुलेशन आप चेक करें, काइनेटिक एनर्जी को K से दिखा दिया और पोटेंशियल एनर्जी की जगह माइनस का 2K रख दिया तो वैल्यू कितनी आ गई? माइनस के K के इक्वल। यानी टोटल एनर्जी का आंसर जो आएगा वो आएगा तो काइनेटिक के इक्वल, लेकिन सारे आंसर किस में आ जाएंगे? नेगेटिव के अंदर। तो फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट की अगर एनर्जीज निकालेंगे ना तो फॉर्मूला तो वही होगा, लेकिन सारा आंसर जो आएगा वो नेगेटिव के अंदर आएगा। तो फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर एनर्जी की वैल्यू आ गई आपके पास माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकंड के अंदर माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, थर्ड के अंदर माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड फोर्थ ऑर्बिट के अंदर माइनस का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इनफाइनाइट ऑर्बिट के अंदर अगर निकालोगे ना इनकी वैल्यू इनफाइनाइट पुट करके तो वैल्यू आ गई 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अंदाज़ा लगाओ एनर्जी लगातार फर्स्ट से इन्फिनिटी की तरफ क्या कर रही है? लगातार इंक्रीज़ कर रही है, डिक्रीज़ कर रही है। तो एनर्जी लगातार इंक्रीज़ करती है, यानी टोटल एनर्जी की जो वैल्यू होती है ना, जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ता जाएगा तो टोटल एनर्जी की वैल्यू क्या करेगी? इंक्रीज़ करेगी। फर्स्ट ऑर्बिट में सबसे कम एनर्जी होगी और इनफाइनाइट ऑर्बिट के अंदर सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी, क्योंकि बाकी सारी वैल्यू 0 से कम है, नेगेटिव के अंदर है। गॉट इट? अब मान लो कि इलेक्ट्रॉन का मैंने ट्रांजिशन कैलकुलेट किया सेकंड से फर्स्ट ऑर्बिट के बीच में, तो सेकंड ऑर्बिट की एनर्जी है माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी है माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इलेक्ट्रॉन को अगर आप ट्रांजिट कराते हैं सेकंड से फर्स्ट या फर्स्ट से सेकंड की तरफ तो एनर्जी का जो चेंज होगा कम से कम कितना होगा? तो E2 - E1 आप कैलकुलेट करें तो E2 - E1 कैलकुलेट करने पर आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी कि पहले और दूसरे ऑर्बिट के बीच का ये जो एनर्जी का डिफरेंस होता है ना, ये सबसे ज़्यादा होता है। कितना डिफरेंस होता है ये? तो ये डिफरेंस होता है अबाउट 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का। कैलकुलेशन चेक करो, ये आ गया 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। गॉट इट? उसके बाद ये डिफरेंस लगातार कम होता जाएगा। दूसरे तीसरे के बीच का डिफरेंस कम हो गया, ठीक। उसके बाद तीसरे चौथे के बीच का डिफरेंस, ये डिफरेंस लगातार कम होता जाएगा। पहले और दूसरे के बीच का जो डिफरेंस होगा वो सबसे ज़्यादा होगा, अप्रॉक्स 10.2 का। अब अगर इलेक्ट्रॉन इन दोनों ऑर्बिट के बीच में ट्रांजिट करता है और लाइट एमिट होती है, उसकी वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है तो डेल्टा ई की वैल्यू को 12400 अपॉन लैम्डा एंगस्ट्रॉम पुट कर लो।
गॉट इट। यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लोगे, जो भी आ जाएगा उसका आंसर। ठीक है, वेवलेंथ ऐसे भी निकाली जा सकती है, और अगर ऐसे नहीं निकालते हो तो रेडबर्ग फॉर्मूले से निकाल सकते हो। 1/λ² 1/n1² माइनस 1/n2²। n1 की वैल्यू 1, n2 की वैल्यू 2। यहाँ से भी लैम्डा कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब ये कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी, इससे बेटर है कि आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले का यूज़ करें, ΔE=14000 Armstrong। यहाँ से आंसर ईजिली कैलकुलेट हो जाएगा। अब अगर मान लो कि आपको निकालनी है आयनेशन एनर्जी, तो आयनेशन एनर्जी का मतलब क्या है? तो आयनेशन एनर्जी का मतलब है कि हमको इलेक्ट्रॉन जो निकालना है वो वैलेंस शेल से निकालना है। कहाँ फेंकना है? इन्फिनिटी पर। अब इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम के केस के अंदर कौन से ऑर्बिट के अंदर? फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर है या नहीं है? तो फर्स्ट ऑर्बिट हाइड्रोजन एटम के केस में हो गई वैलेंस शेल। तो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी थी माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इन्फाइनाइट ऑर्बिट की है 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी। आयनेशन एनर्जी निकालनी है तो इन्फाइनाइट ऑर्बिट की एनर्जी में से फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी को माइनस कर लो। तो 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो आंसर आ गया आपके पास प्लस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को अगर आपको आयनाइज करना है ग्राउंड स्टेट से हाइड्रोजन एटम के केस में, तो कम से कम कितनी एनर्जी आपको देनी पड़ेगी? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हो गई इलेक्ट्रॉन की आयनेशन एनर्जी। अब अगर आयनेशन पोटेंशियल निकालना है तो पोटेंशियल यानी कि वोल्टेज की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो उसका आंसर हो गया 13.6 वोल्ट। ये हो गई आयनेशन पोटेंशियल की वैल्यू 13.6 वोल्ट। आयनेशन पोटेंशियल आ गया, आयनेशन एनर्जी आ गई। किस केस में? हाइड्रोजन एटम के केस के अंदर। ठीक है, ये जितने भी फॉर्मूले बोर के कैलकुलेट हो रहे हैं ना, ये सारे के सारे आपको हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक आयंस पे एप्लीकेबल करने हैं। मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर ये फॉर्मूले लागू नहीं होंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट ऑर्बिट से इनफाइनाइट ऑर्बिट की तरफ जंप करता है तो उसे बाहर से आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। गॉट इट। तो ये हो गई आपके पास पूरी कैलकुलेशंस। नेक्स्ट चेक करें। एनर्जी का फॉर्मूला माइनस 13.6/n² इंटू Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में हो गया, और अगर आपको किलो जूल पर मोल में निकालनी हो तो फॉर्मूला यूज़ करें आप माइनस का 1312/n² इंटू Z²। तो ये एनर्जी आपके पास किलो जूल पर मोल में भी आ जाएगी। और अगर आप इस डाटा को डिवाइड कर देंगे ना 6.023 इंटू 10⁻23 से, तो एनर्जी जूल पर एटम में भी कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, जनरल फॉर्मूला होता है एनर्जी का माइनस का 2π² me4/n² h² इंटू Z²। ये होता है टोटल एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए निकाला गया फॉर्मूला। ये एनर्जी आपने जो कैलकुलेट करी वो बोहर के पोस्टुलेट्स की मदद से करी। बोहर का पोस्टुलेट इन सभी कैलकुलेशंस को ड्राइव करता है। बात करते हैं ड्रॉबैक बोहर के मॉडल के अंदर। तो बोहर के मॉडल के अंदर आने वाला जो ड्रॉबैक है, सबसे पहला ड्रॉबैक है कि एप्लीकेबल केवल ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक आयंस पे ही होगा, जैसे हीलियम आयन, लिथियम आयन, बेरिलियम आयन, यानी उन्हीं आयंस पर होगा जिनमें कि एक इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे आप सोच रहे हो कि ये मॉडल लग जाए, तो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे नहीं लगेगा। जैसे सोडियम पे नहीं लगेगा ये मॉडल, सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम पे वैलिड होगा ये मॉडल। ठीक है, तो ये है बोहर का पहला ड्रॉबैक। दूसरा ड्रॉबैक है बोहर के मॉडल का कि MVR की वैल्यू NH/2π होती है, NH/3π, NH/4π ही क्यों नहीं होती? इसका कोई भी जस्टिफिकेशन बोहर के मॉडल से नहीं मिला। यानी बोहर ने जो कहा वो था सही, लेकिन उसका कोई जस्टिफिकेशन नहीं था। तीसरा ड्रॉबैक जो था बोहर के मॉडल के अंदर वो ये कि स्पेक्ट्रम के अंदर ये जो मेन लाइंस मिल रही थी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर, अगर उन मेन लाइंस के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई जाती है तो ये पाया जाता है कि ये एक मेन लाइन जो होती है ना, ये कई सारी फाइन लाइंस के अंदर स्प्लिट कर जाती है। एक मेन लाइन कई सारी फाइन लाइंस की बनी होती है। तो मेन लाइन फाइन लाइन के अंदर स्प्लिट क्यों हो रही है, इसका रीज़न बोहर के पास नहीं था। ये मेन लाइन की स्प्लिटिंग फाइन लाइन के अंदर दो लोगों ने डिस्कवर करी। एक ने डिस्कवर करी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर और दूसरे ने डिस्कवर करी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो जिस बंदे ने मैग्नेटिक फील्ड में डिस्कवर करी ना, उसका नाम था जीमन, तो इफेक्ट को नाम दे दिया गया जीमन इफेक्ट। और जिस बंदे ने इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये स्प्लिटिंग को डिस्कवर किया, उस बंदे का नाम था स्टार्क, तो नाम दिया गया स्टार्क इफेक्ट। तो कुल मिला के ड्रॉबैक के अंदर आप ये बोल सकते हो कि बोहर के मॉडल से
जीमन इफेक्ट और स्टार्क इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं हुआ। गॉट इट। जीमन इफेक्ट का मतलब और स्टार्क इफेक्ट का मतलब समझ में आ गया होगा। जीमन का मतलब स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन मैग्नेटिक फील्ड और स्टार्क का मतलब स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इन इलेक्ट्रिक फील्ड।